बड़ी शानदार मुहिम है और ये आप मेरी बधाई शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ये चलती रहे सतत तो बड़ा बेहतर है कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचेंगे, लोग जागरूक होंगे और इससे समाज का उद्धार होगा, कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, जो नया अधिवक्ता आता है तो उसको कहीं असुविधा ना हो और उस असुविधा के कारण वो विधि व्यवसाय करने में अपने को मतलब असंगत ना पावे, उसको असुविधा ना हो। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति की चर्चाएं करते हैं कुछ अपने शहर के खास लोगों से और जानते हैं शहर में इसमें क्या चल रहा है अपने यहाँ। चूँकि 2022 का आगाज हो चुका है और ऐसे में रणबांकुरे मैदान में आ भी चुके हैं। इसके साथ साथ हम अपने शहर के कुछ ऐसे भी चर्चित लोगों से मुलाकात कराते हैं जो कि कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए और जो कहीं पर कोई चूक अगर हो रही है तो उसके लिए जो कंप्लेंट करते हैं, तो उसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं आपसे कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी से, जिन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा जो मुकदमे दर्ज करने के लिए पहल की और कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसका असर एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें खासकर पद्मावत फिल्म जैसी मुकदमे रहे हों या तमाम ऐसे बिंदु जो थे और उसके साथ साथ कई एक बिंदुओं पर जो कमियाँ जो निकलती थी उस पर इन्होंने अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई। तो मुलाकात कराते हैं। सर, स्वागत है आपका आईपा में। जी धन्यवाद, सादर नमस्कार आपको। अगर बात की जाए तो किस तरीके से किन बिंदुओं के साथ आप समाज में एक नए संदेश देना चाहते हैं कानून के माध्यम से? नहीं, समाज एक व्यवस्था से चलता है और व्यवस्था से ही चलना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो भी विधि व्यवस्था या संवैधानिक प्रावधान है उनका पूर्णतः पालन हो, ताकि समाज बच सके, हम बच सकें, देश बच सकें। उसी के परिवेश में मेरे द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कितना प्रभावशाली हो, राजनेता हो, सेलिब्रिटी हो, अगर उसके द्वारा हमारे धर्म पर, संस्कृति पर या हमारे समूह पर या व्यवस्था जनित कोई अपराध किया जाता है या उस नियम कानून का उल्लंघन किया जाता है तो मैं कार्रवाई करता हूँ। जो भी मेरे पास उपलब्ध संसाधन है, क्षमता है और जो न्यायिक व्यवस्था है उसके तहत मैं कार्रवाई करता हूँ। अगर इसके साथ साथ अगर बातें की जाएँ, चूँकि बहुत से चर्चित ऐसे मुकदमे रहे जिनको लेकर आप भारत की सुर्खियों में आप बराबर बने रहे, मीडिया की सुर्खियों में आप काफ़ी रहे यहाँ पे, जिसमें भारत में एक संदेश भी गया। तो कौन कौन से ऐसे जो आपने कंप्लेंट जो दाखिल किए और किन किन बिंदुओं पर किए, क्या उसका अभी तक असर नज़र आया इसमें? नहीं, समाज की कोई कुरीति रही हो या किसी व्यक्ति द्वारा कोई विधिविरुद्ध कृत किया जाता रहा हो तो मेरे द्वारा जो भी कुछ किए गए हैं तो उसके तमाम सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं जैसे ये पद्मावत वाला मामला था जिसमें करणी सेना ने और पूरा उसका व्यापक विरोध हुआ, तो उस पर भी हमने यहाँ कंप्लेंट फाइल की हुई थी, तो उसका प्रभाव भी पड़ा और निर्माता निर्देशक जो भी रहे और ये जो विरोध थे और ये मुकदमे दाखिल की गए उसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका थीम था, जो फिल्म थी, उसमें संशोधन किया गया, जिससे हमारी धर्म संस्कृति जो व्यवस्थित नियम ऐतिहासिक धरोहर थी वो संरक्षित हुई। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो अभी कुछ जो शायर जो थे यहाँ पे उनके ऊपर भी आपने किया था, क्या कमियाँ नज़र आई थी उनमें? नहीं, हम लोगों के यहाँ एक मेन चीज़ है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में ये शायर हों चाहे सेलिब्रिटी हों, इनकी बातों को प्रभाव पड़ता है और ये उसका दुरुपयोग करते हैं। ये अपने सुर्खियों में बने रहने के लिए या कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसका ध्रुवीकरण करने के लिए या राजनीतिक लाभ लेने के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और जिनके विरुद्ध कार्रवाई कराया जाना नितांत जरूरी है और मैं इसको आवश्यक समझता हूँ, मैं करता हूँ इसको। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो कुछ पार्टियों के ऊपर भी आपने कुछ दाखिल किए थे? जी बिल्कुल किया था हमने। आज भी मेरा एक मुकदमा चल रहा है। सीए जो संसद द्वारा कानून निर्मित किया, संसद ही कानून बनाती है, ये संवैधानिक उनको प्रावधान है, अधिकार है। सीए कानून पारित किया भाजपा सरकार ने, वो लागू भी हुआ। उसको मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी बता करके पूरा ध्रुवीकरण कराया गया। पूरे देश में, खासकर बनारस में भी उपद्रव कराया गया, उत्तर प्रदेश में कराया गया। तो इसमें हमने मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको मुलजिम बनाया और मुलजिम बना के हमने मुकदमा दाखिल किया। आज भी मेरा मुकदमा एडीजे फर्स्ट के यहाँ लंबित है, विचाराधीन है। इसके साथ अगर बातें की जाएँ तो ऊँट की कुर्बानी को भी लेकर आपने एक दाखिल किया था, क्या उसमें रिजल्ट आया, किस तरीके क्या थे, कहाँ आपने किया था इसे? नहीं, ऊँट की कुर्बानी निहायत बर्बरतापूर्वक तरीके से बकरीद पर मुस्लिमों द्वारा यहाँ ऊँट काटे जाते थे और वो खुली आँखों से आप उसको देख भी नहीं सकते थे, जो एक मतलब बिल्कुल बीभत्स कुरीति थी। ये 2015 से हम लड़ाई लड़े थे और ये ईश्वर की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, व्यवस्था का सहयोग रहा कि वो 2019 में बंद हुई और अब ये बनारस में ऊँट की कुर्बानी नहीं होती है। इसके साथ अगर बातें की जाएँ तो चूँकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, मतलब कि रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं इस समय, तो राजनीति की बातें करना भी लाजमी हो जाता है। चूँकि
आपने इतने मतलब उतार चढ़ाव देखे हैं यहाँ पे, तो जो जातिगत आंकड़ों की जो बातें होने लगती हैं कि हमारी जाति के साथ आप मिल जाइए, जाति के साथ साथ पार्टी बन जा रही हैं, इसका क्या असर रहेगा भविष्य में? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखें, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन देखें, तो जाति या धर्म की बात करना चुनाव में और उसके आधार पर ध्रुवीकरण करना और उसका प्रलाप करना, ये तो कानूनन अपराध है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। आप जाति की बात नहीं कर सकते, आप मुद्दों की बात उठाइए, सर्वजन की बात करिए, हित की बात करिए, समाज के हित की बात करिए। जाति का मुद्दा व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, न कि उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाए, उससे राजनीतिक लाभ लिया जाए। पूर्णतः गलत है, यह कानून का उल्लंघन है और ऐसे लोगों को इस मुद्दे पर न तो लड़ना चाहिए, न तो निर्वाचन आयोग को अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार का लोग कोई प्रत्याख्यान करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। तमाम दावे हो रहे हैं इसमें, सरकार के दावे अधूरे रह जाते हैं, बहुत से जो कहते हैं कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या विचार होने चाहिए? और वोटिंग जनता जनार्दन किस प्रकार से करे? नहीं, ये तो छल है, धोखा है। हम आपसे दावा करते हैं कि हम आपको ये चीज़ें देंगे और हम आप पर विश्वास करके हम धोखे में आते हैं, मैं आपको मत देता हूँ और आप उसको पूरा नहीं करते, और अगर आप कोई आश्वासन देकर के हमसे मत प्राप्त करते हैं, उसको पूरा नहीं करते, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार का जो आश्वासन देकर के चुनाव लड़े जाते हैं और वोट लिए जाते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। पूर्णतः गलत है ये गुमराह करके लोगों को धोखा देना कि नहीं हम आपको ये देंगे, ये यूनिट देंगे, ऐसे करेंगे। अरे भाई, आप कोई चीज़ कहाँ से देंगे, किसको कहाँ से ला करके देंगे? आप कहीं ना कहीं मेरे ही संसाधनों का प्रयोग करते हैं। हमको अगर मुफ्त कुछ आप देते हैं, मान लीजिए 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेरे ही संसाधन तो प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कटौती करें, कहीं ले आएंगे। आपके घर पर तो पूंजी है नहीं कि आप कहीं से ला करके उसको हमारे ऊपर खर्च करेंगे आप। ये तो गलत है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। कहीं कोई व्यक्ति करता है कि मान लीजिए हम आपसे कुछ कहते हैं और वो करने से मैं विरत रहता हूँ, मैं आपका धोखेबाजी करता हूँ। वही आप राजनीतिक दल भी करते हैं, हम आपको ये देंगे वो देंगे, आप करते कुछ नहीं है। ना तो वो होना संभव है, ना तो आप कर पाएंगे, लेकिन आप आश्वासन देते हैं कि हम ये चीज़ें आपको कर देंगे, और लोग गुमराह हो जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश की जनता अशिक्षित है, कहीं ना कहीं जाति धर्म से जुड़ी रहती है, तो ये नुकसान होता है उसका। बातें की जाए राजनीति की अगर इस समय की, तो अगर जैसे जो समय जो चल रहा है इस समय, दावे बहुत किए जाते हैं। अब इसी दावे के अगर बातें की जाए तो अधिवक्ता हित की अगर बातें की जाए, सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएसपी के, अधिवक्ताओं की हित की बातें करते थे। कितना वो धरातल पर नज़र आया आपको अभी तक? और उसके साथ साथ अब जैसे फिर चुनावी मैदान में फिर बहुत सी बातें होंगी, अधिवक्ताओं को अपने पक्ष में लाना चाहेंगे लोग, हर पार्टियाँ दावे करेंगे, तो क्या नज़र आता है पूर्व की सरकारों की अपेक्षा? नहीं, अधिवक्ता हित की सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, धरातल कुछ नजर नहीं। जितनी भी घोषणाएं की गई आज भी एक भी पूरी नहीं हुई हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग है जो समाज में विद्वान कहा जाता है और जिससे समाज उम्मीद करता है, और अधिवक्ता जागरूक है, हर मुद्दों पर लड़ाता है, लेकिन जो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, संसाधन मिलनी चाहिए या जो भी सहायता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। सिर्फ घोषणा और लालीपाप एक तरह से कल आश्वासन दिया जाता है, धरातल पर कहीं कुछ हुआ नहीं आज तक। कचहरी बम ब्लास्ट होता है यहाँ पे, सुरक्षा की बहुत सी बातें होती हैं। आज की जो सुरक्षा की अगर बातें देखी जाएं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? अभी कुछ दिन पूर्व की बातें हैं, कुछ माह पूर्व की बातें हैं, पश्चिमी यूपी में गैंगवार होती है, कचहरी के अंदर गोलियां चलती हैं। इसके साथ साथ अगर सुरक्षा की बातें की जाएँ एक कचहरी परिसर की, कितना अंतर आप देखते हैं सुरक्षा? नहीं, हम जो अंतर देख पाते हैं तो हमारी दृष्टि तो दूसरी है। हमारी दृष्टि जो जाती है वो मैं उसका श्रेय पूर्णतः प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा। क्योंकि 2014 के पहले आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, किसी सार्वजनिक स्थल पर चले जाएं, तो एक अनाउंसमेंट होता रहता था कि लावारिस वस्तुओं को न छुएं, सावधान, उसमें बम हो सकता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट बंद हो चुका है। और ये प्रयास प्रधानमंत्री भारत सरकार का, भाजपा सरकार का रहा है कि 2014 के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार का कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। और आज हम अगर घर से निकलते हैं तो मैं अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। उसी सुरक्षा की देन है कि मैं कचहरी में आज अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ, न कि यहाँ कोई व्यवस्था बदली गई है कचहरी में। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि जो अलाउंस जो थे वो बंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार ने ले रखी है। क्या इसका असर पड़ेगा इस मौजूदा स्थिति में जो देखा जाए 2022 के चुनाव में? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। और फ्री यूनिट, बिजली, पानी, राशन तो ये बात की बात आती है, पहले तो मेरी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, और सारे लोग ये महसूस भी करते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा सुरक्षित हैं 2014 के पूर्व। आज जो बीजेपी सरकार आई है, हम सुरक्षित हैं। हम कहीं भी जाते हैं, आते हैं, निश्चिंत होते हैं। घर परिवार निश्चिंत होता है कि नहीं, गए हैं तो पापा या हमारे बाबा दादा वापस आएंगे, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, नए अधिवक्ता जो आते हैं, कचहरी में एंट्री करते हैं, उनके लिए फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए और किस तरीके से सरकार को उनके प्रति सहूलियत करनी चाहिए? नहीं, नए जो अधिवक्ता आते हैं इस व्यवसाय में, उनके कुछ न कुछ तो उनको जैसे मासिक मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी किताबें खरीद सकें, पुस्तकें खरीद सकें और सुचारू रूप से
यहाँ आकर के विधि व्यवसाय कर सकें, क्योंकि हमारा जो विधि व्यवसाय है वो इस प्रकार का पेशा था कि इसमें गाउन में पीछे जेब होती थी। इस प्रकार के लोग आते थे कि फीस मुवक्किल से मांगते नहीं थे, और वो उस प्रकार का व्यवसाय नहीं था। आज परिस्थितियाँ बदली, समाज बदला है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, जो नया अधिवक्ता आता है तो उसको कहीं असुविधा ना हो, और उस असुविधा के कारण वो विधि व्यवसाय करने में अपने को मतलब असंगत ना पावे, उसको असुविधा ना हो। अंतिम अगर एक चीज़ और हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, मौजूदा स्थिति जो है, ये अंतिम सवाल आपसे रहेगा। मौजूदा स्थिति में अगर बातें की जाएँ तो जो छोटे जो दल हैं ये कितना प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर? क्या आपके अनुमान से क्या लगता है ये? नहीं, जो छोटे दल हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे, तो सबका नुकसान करेंगे। और अगर इनसे कोई गुमराह होता है, तो अगर बहुमत नहीं मिल पाता है या खिचड़ी सरकार बनती है, तो उसका नुकसान पूरा समाज उठाता है। तो लोगों को सावधान होना चाहिए कि छोटे दल पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा कुछ भी हो भरोसेमंद नहीं होता है, चाहे जो कुछ भी या जिस परिवेश में देख लें। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने की, हम लोग हर जगह पहुंचते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं और बातों को रखते हैं। क्या कहेंगे इस मुहिम को आप? नहीं, ये तो बड़ी शानदार मुहिम है, और ये आप मेरी बधाई, शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ये चलती रहे सतत, तो बड़ा बेहतर है कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचेंगे, लोग जागरूक होंगे, और इससे समाज का उद्धार होगा, कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। तो आप थे हमारे साथ अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिया और जिन्होंने बताया कि समाज में किस प्रकार से अगर कोई अगर अन्याय होते हैं तो उस पर कैसे आवाज़ उठानी चाहिए और उसका असर क्या पड़ता है। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।